हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और इसमें हम जान रहे हैं आज टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यानी कि रिकॉम्बिनेशन, डीएनए के जो रिकॉम्बिनेशंस हम बना रहे हैं अपनी डिजायर्ड प्रोटीन बनाने के लिए, उसके लिए कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ती है यहां हम ये जान रहे हैं। तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में जब डीएनए को पुराने डीएनए में अपने डिजायर्ड डीएनए को आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और अपने डिजायर्ड प्रोटीन जब बनाएंगे तो उसके लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ रही है एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। सोचिए स्टूडेंट्स, आपके पास डीएनए है, अब आपको पता है कि इससे प्रोटीन बनने वाली है। प्रोटीन जब बनेगी तो वो इसके अनुसार जो इसके पास जीन्स हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैसेंजर आरएनए फॉर्म होगा। मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्मेशन होगा, यानी कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो आकर के मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन के थ्रू जुड़ेंगे। तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि हमारी डिजायर्ड प्रोटीन बने, तो उसके लिए क्या जरूरत है कि हम यहाँ पर ये जो डीएनए है यहाँ पर अपने डिजायर्ड जीन यहाँ पर डालें, यानी कि अपने डिजायर्ड जो डीएनए है वो अगर हम यहाँ पर रखें तो हमें हमारा डिजायर्ड प्रोटीन मिल सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या क्या टूल्स की जरूरत है, उसमें सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि कट करता है स्पेसिफिक साइट पे डीएनए को कट किया जाना चाहिए। ये है डीएनए। अब इसमें जो सीक्वेंस है मुझे करना है इसको चेंज, तो उसमें मैं क्या करूं कि मान लीजिए ये वाले पीस को हटा करके यहाँ अपना वाला डिजायर्ड जीन डालना है जिससे कि डिजायर्ड प्रोटीन मिल सके। तो उस केस में सबसे पहले इसको यहाँ से कट करना भी तो जरूरी है। तो जब कट करेंगे तो उसके लिए जरूरत पड़ती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। इनका काम है कट करना डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पे। उसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, सिंथेसाइज करता है, एम्पलीफाई करता है डीएनए को कट करने के बाद एम्पलीफाई करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर पॉलीमरेज ये काम करता है। लाइगेज ज्वाइंट डीएनए फ्रेगमेंट, जब आप अपने डिजायर्ड डीएनए को यहाँ पर ज्वाइन कराएंगे तो उसको फिक्स करने का काम, ज्वाइन कराने का काम लाइगेज एंजाइम करता है। वेक्टर क्या है कि जब वेक्टर कैरी द फॉरेन जीन इनटू द होस्ट, जब डिजायर्ड डीएनए बनकर के तैयार हुआ है तब उसको होस्ट के अंदर डाला जाता है, वहां जाकर के वो अपनी मल्टीपल कॉपीज तैयार होती हैं उसकी और हम अपना डिजायर्ड प्रोटीन लार्ज अमाउंट में ले सकते हैं। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट एंड एक्सप्रेस द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म को ऐसे में जरूरी है कि वो रेप्लिकेट करे एंड एक्सप्रेस करे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, यानी कि जो जीन हमने अपने होस्ट में डाला है उसको डिजायर्ड प्रोटीन वो बनाए और वहां पर वो एक्सप्रेस करे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की यहाँ पर हमारा डिजायर्ड जो डीएनए है वो उसके पास है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली है क्या कि आप डीएनए में चेंज कर रहे हैं और इसके लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है एंजाइम्स की, यानी कि एंजाइम्स जिनका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इनका काम है डीएनए को कट करना, उसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम सिंथेसाइज डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं। लाइगेज एंजाइम की बात करें तो ये डीएनए पीसेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं, जब आपने कट किया तो उसको ज्वाइन भी करना पड़ेगा। वेक्टर्स कैरी फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट, अब आपको अपना डिजायर्ड डीएनए अपने होस्ट में भी डालना है तो उसके लिए वो ऐसे ही उठा करके आप नहीं डाल सकते, उसके लिए जरूरत होती है वेक्टर्स की। वेक्टर यानी कि जिसमें आप पहले अपना डिजायर्ड डीएनए रखेंगे, वो वेक्टर ही होस्ट के अंदर आपके डिजायर्ड डीएनए को लेकर जाएगा। होस्ट ऑर्गेनिज्म भी चाहिए वेयर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मल्टीप्लाइज, तो आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो भी अपने आप को मल्टीप्लाई करे, उसके लिए होस्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो ये है टूल्स जो कि चाहिए हमें जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में जान लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस इनको कहा जाता है। सबसे पहले इसको पाया गया ई कोलाई 1963 में। 2 एंजाइम्स हैं इसके अंदर। एक एंजाइम होता है जो कि ऐड करता है मिथाइल ग्रुप टू डीएनए और एक इसमें है जो कट करता है डीएनए को, इसको कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है वो काटने के काम आ रहा है, डीएनए को कट करना है उसके लिए। और मिथाइल ग्रुप ऐड करने वाला एक एंजाइम है जो कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड करता है, जिससे कि क्या होगा कि जो कटा हुआ डीएनए वापस से ज्वाइन ना करे। अब फर्स्ट एंजाइम है हिंद
2। इसका नाम आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट एंजाइम यहाँ पर डिस्कवर हुआ उसका नाम है हिंद 2। कट करता है डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, 6 बेस पेयर्स सीक्वेंस पे जाकर ये कट करता है। इसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहा जाता है। यानी कि जब भी जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जब वो डीएनए को कट करते हैं तो जिस जगह पर वो कट करते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और तब जाकर कट करते हैं, ऐसे रैंडम नहीं होता। यानी कि जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाकर ही कट करती है और इस सीक्वेंस को कहा जाता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो इतने सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अभी डिस्कवर हो चुके हैं, इनके नेम्स इनको दिए गए हैं। तो नेम किस बेसिस पे दिए गए हैं, इनका मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बताया गया है ई कोराई की, यहाँ पे बात करें ई को R1, तो ई मतलब ये किस ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, इक्वेरिशिया जीनस है यहाँ पर। को का मतलब है कोलाई, स्पीसीज बताया गया है। आर का मतलब है स्ट्रेन RY1313। आई फर्स्ट, यानी कि 1 जो नंबर दिया गया है ये कौन से नंबर का एंजाइम है, कौन से नंबर पे ये डिस्कवर हुआ है, फर्स्ट एंजाइम फ्रॉम दिस स्ट्रेन, इस स्ट्रेन से ये पहला एंजाइम है जिसको डिस्कवर किया गया। तो ऐसे करके इनकी नेमिंग की जाती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं, जो कट करने का काम करते हैं, ये 2 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। एक है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस बाहर की ओर, तो डीएनए को ये न्यूक्लियोटाइड जो है एंड्स पे रिमूव करता है, यानी कि बाहर की ओर से ये कट करता है। एंडोन्यूक्लियस कट्स डीएनए विद इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस डीएनए को इनसाइड अंदर की तरफ से कट करता है। तो अगर बाहर से एंड्स कट कर रहे हैं तो तब है एक्सोन्यूक्लियस, वो एंजाइम जो बाहर से कट करे डीएनए को और डीएनए को बीच में से अंदर से कट करे तो उसे एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। तो 2 टाइप्स के एंजाइम्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। हाउ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क, ये काम कैसे करता है समझते हैं। एंजाइम स्कैन्स डीएनए, सबसे पहले एंजाइम क्या करेगा, डीएनए को स्कैन करेगा। फाइंड रिकॉग्निशन सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक होती है ये सीक्वेंस और इसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहा जाता है। तो सबसे पहले एंजाइम को काम करने के लिए, डीएनए को कट करने के लिए पहले डीएनए को एंजाइम जो है वो क्या करेगा, स्कैन करेगा और अपनी जो रिकॉग्निशन साइट है, सीक्वेंस है, उसको पहचानेगा। बाइंड टू डीएनए, अब डीएनए से बाइंड करेगा, कट बोथ स्ट्रैंड एट स्पेसिफिक पॉइंट, और वहां जाकर के लगा देगा कट। डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, अब यहां पर आपने एक एंजाइम छोड़ा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब ये क्या करेगा, सीक्वेंस को देखेगा और यहां पर जाके कट कर देगा। क्रिएट स्टिकी एंड्स, लेकिन जब मैं कह रही हूं कि ये ऐसे जाके कट कर देगा, सीक्वेंस पहचानेगा पहले और उसके बाद ये कट करेगा, तो ये ऐसे ही कट नहीं करता है। ये जब भी कट करता है तो एक स्टिकी एंड्स बनाता है। ये स्टिकी एंड बनाने वाले एंजाइम होते हैं, कट करते ही ये स्टिकी एंड भी बनाते हैं। इसको समझते हैं कि होते क्या है स्टिकी एंड्स, समझिए इसको कि स्टूडेंट्स, जैसे ये है एक डीएनए पीस, साथ में है दूसरा डीएनए। अब हो क्या रहा है, यहां पर जैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, क्या करेगा कि ये इसको पहचानेगा, सीक्वेंस को पहचानेगा और कट करेगा। कट करने के लिए होता क्या है कि इस तरीके से कट लगेगा और कट जब लगेगा तो इस तरह के एंड बनेंगे। यहां पर भी तो क्या होगा, ये जो स्ट्रैंड है ये ऐसे, ये इस तरीके से हमें मिलता है, यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ लगे हुए हैं लेकिन सामने वाले न्यूक्लियोटाइड्स हटा दिए गए हैं। तो जब ये दोनों स्ट्रैंड्स इस तरीके से काटे गए हैं कि एक एंड जो है इसका फ्री यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो इसी को कहा जा रहा है क्रिएट्स स्टिकी एंड्स ओवर हैंगिंग सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन। तो सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन ओवर हैंगिंग है यहाँ पर, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ प्रेजेंट है। एक इस तरीके से इसके बॉन्ड्स को ब्रेक किया गया कि एक ही जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो यहाँ से हटा है, तो कट कर दिया है। कट करने के साथ ही यहाँ पर स्टिकी एंड्स बनकर के रेडी हुए हैं। स्टिकी एंड्स कैन जॉइन विद कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रेगमेंट्स यूजिंग डीएनए। आप सोचिए ये 2 डीएनए इस तरह से अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो ये क्लोज आएंगे और लाइगेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। इसको सही ढंग से समझेंगे अब आगे डायग्राम में। तब तक व्हाट इज अ पैलिंड्रोम इन डीएनए समझते हैं कि डीएनए में पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होते हैं।
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं जिसको कि रीड किया जा सकता है सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, भाई आगे से पढ़िए चाहे पीछे से पढ़िए एक ही सीक्वेंस आए, ऐसी सीक्वेंस वाले डीएनए को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। अब यहाँ पर GAATTC है 5:3। अब यहां से 5:3 ही आपको पढ़ना है, 5:3 पढ़ना है। तो यहां से देखेंगे तो GAATTC, तो ऐसे सीक्वेंस कहलाती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ऐसे डीएनए होते हैं पैलिंड्रोम, यानी कि जैसे डीएनए में सीक्वेंस है तो 5:3 अगर वो आ रही है तो इधर से भी दूसरे स्ट्रैंड जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वहां पर भी 5:3 पर भी वो सेम सीक्वेंस रहे। सेम सीक्वेंस व्हेन रीड इन 5' to 3' डायरेक्शन ऑन बोथ स्ट्रैंड्स। स्टिकी एंड्स क्या होते हैं? स्टिकी एंड समझ लेते हैं कि शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड एक्सटेंशंस हैं, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड एक्सटेंशंस हैं लेफ्ट आफ्टर कटिंग डीएनए। जब डीएनए को कट किया गया तो ऐसे में एक्सटेंशन, सिंगल स्ट्रैंडेड एक्सटेंशन डीएनए के मिल रहे हैं, उसी को स्टिकी एंड्स कहा जाता है। स्टिकी बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद कॉम्प्लीमेंट्री बेस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है स्टिकी एंड्स बनना। सोचिए कि अगर हमारे पास यहाँ पर डीएनए है, इसको आपको दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ जोड़ना है, तो ऐसे तो नहीं जुड़ेगा। बेटर तरीका यह है कि यहां पर आपने इसको एंड, स्टिकी एंड्स बने हुए हैं, अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाला कोई भी डीएनए यहां आए और ऐसे करके जुड़ जाए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इसके होना चाहिए। तो स्टिकी एंड्स का भी अपना फायदा है कि इस तरीके से ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले और यहाँ पर दो डीएनए आपस में ज्वाइन हो सके। इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ लेते हैं। यूज टू कट डीएनए, डीएनए को कट करने के काम आ रहे हैं वेक्टर डीएनए में, साथ ही सोर्स डीएनए में। मतलब कि जिस डीएनए के अंदर आपको चेंजेस लाने हैं उसको तो आप कट कर ही रहे हो इन एंजाइम की हेल्प से, साथ ही वेक्टर जो है उसको भी कट करोगे, क्योंकि ये आपका जो डिजायर डीएनए है उस वेक्टर के अंदर भी आप उसको पुट करोगे। अब उसको आगे होस्ट ऑर्गेनिज्म में भेजोगे तो वेक्टर डीएनए को भी कट किया जा सकता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से। बोथ मस्ट बी कट विद द सेम एंजाइम। अब सेम एंजाइम से ही काटा जाएगा वेक्टर को भी और सोर्स डीएनए को भी। हमें जो डिजायर्ड हमारे जीन्स हमें रखने हैं, आगे भेजने हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हम इसीलिए करा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से किया जा रहा है कि एंजाइम्स आपने पुट किया है तो आप वेक्टर में भी सेम एंजाइम यूज करेंगे और सोर्स डीएनए में जो आपके डिजायर डीएनए है, डीएनए जो जीन्स है उसमें भी आप सेम एंजाइम दोनों में इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे सेम स्टिकी एंड्स बने होंगे और वो जाकर के सेम तरीके से वो जाकर के ज्वाइन करेंगे और मैचिंग एंश्योर्स मैचिंग स्टिकी एंड्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर स्टिकी एंड्स को समझाने के लिए बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया गया है, एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक वेक्टर डीएनए है, एक फॉरेन डीएनए। आपको बाहर वाला जो फॉरेन डीएनए आपका डिजायर्ड डीएनए वो आपको वेक्टर डीएनए में पुट करना है। तो उसके लिए क्या है, एंजाइम कट बोथ एंड्स एट द सेम साइड। तो एक ही एंजाइम यूज करेंगे। एक एंजाइम यूज करने से क्या होगा कि यहाँ पर बन जाएंगे स्टिकी एंड। EcoR1 cuts the DNA between bases G and A only when the sequence GAATTC is present। ये सीक्वेंस होनी जरूरी है, उस समय पर कट लगेगा तो स्टिकी एंड बनेंगे। स्टिकी एंड बना है। अब यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइंट स्टिकी एंड। अब यहाँ पर क्योंकि इस तरीके से स्टिकी एंड बने हुए थे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के थे और ऐसे करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हुआ है। स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। एक ही टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों में इस्तेमाल किया जाएगा। सेम टाइप ऑफ स्टिकी एंड बनेंगे, फिर वो ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद तैयार होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक और डायग्राम है, इसको समझ लेते हैं। फॉरेन डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट है, साथ ही वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड यहाँ प्रेजेंट है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए स्पेसिफिक पॉइंट। भाई जो फॉरेन डीएनए आपका जो डिजायर्ड है वो और जो आपका वेक्टर है वो दोनों को सेम एंजाइम से ही कट करेंगे जिससे कि सेम स्टिकी एंड्स बनेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे कट किया, अब यहाँ लाइगेज एंजाइम की मदद से कट करने के बाद इसको यहाँ पुट किया गया प्लाज्मिड में। अब प्लाज्मिड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल आ चुका है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से होस्ट के अंदर डाला जाएगा। होस्ट में जाकर के ये रेप्लिकेट करेगा, इकोलाइट लेवल होस्ट है, सेल डिवाइड करेगी। रेप्लिकेशन उससे पहले हो जाएगा। रेप्लिकेशन होने के बाद जब सेल डिवाइड करेगी तो ऐसे करके हमें हमारे पास डीएनए जो हमारे डिजायर्ड है वो हमें मिलते हैं। इसी को रिकॉम्बिनेंट
टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये टेक्निक है जिसमें कि सेपरेट और आइसोलेट किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को। अपने जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको अगर वो किसी कहीं पे मिक्स हो रखे हैं तो आप उनको सेपरेट करते हैं इनके साइज के बेसिस पे। उसके लिए यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। टिपिकल एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये ऐसी एक ट्रे है प्लास्टिक की, इसके अंदर एग्रोज जेल को भरा जाता है, साथ ही यहाँ स्पेस बनाया जाता है, इसको वेल कहते हैं। साथ में एग्रोज जेल के ऊपर यहाँ पर डीएनए को इस तरीके से पुट किया जाता है, इन वेल्स में भरा जाता है। अब होता क्या है कि माइग्रेशन होता है अनडाइजेस्टेड एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स का। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, जो डीएनए के साइज है, फ्रेगमेंट्स के जो साइज है उसके बेसिस पर यहाँ पर डीएनए का सेपरेशन होता है। सबसे पहले डीएनए फ्रेगमेंट जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब डीएनए का ऐसा मॉलिक्यूल है भाई, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। प्लेस इन एग्रोस जेल, नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं एग्रोस जेल को वेल में यहाँ पर भरा जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाएगा, अप्लाई करने पर डीएनए मूव करेगा हमेशा एनोड की तरफ। एनोड की तरफ जब मूव करेगा, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स मूव फार्दर थ्रू जेल पोर्स। जेल में जो पोर्स प्रेजेंट हैं तो उसमें से जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होंगे, जो स्मॉल फ्रेगमेंट है वो क्या होंगे, जल्दी जल्दी आगे मूव करते जाएंगे। डीएनए स्टेन विद इथिडियम ब्रोमाइड, डीएनए को यहाँ पर इथिडियम ब्रोमाइड जो एक ये डाई है इससे इसको कलर किया जाता है जिससे कि ये अच्छे से विजिबल होती है अंडर ऑरेंज यूवी लाइट। यूवी लाइट में हमें इजीली विजिबल होती है, यूवी लाइट के अंदर इजीली विजिबल रहता है ये इथिडियम ब्रोमाइड नाम का स्टेन। अब क्या रहता है, डिजायर्ड डीएनए बैंड्स कट एंड एक्सट्रैक्टेड प्रोसेस कॉल्ड इल्यूशन। अब यहाँ पर जब सेपरेशन हो जाता है तो डीएनए को सेपरेट कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इससे आगे के टॉपिक के लिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।